सोचने वाली बात यह है कि क्या हेल्थ सिस्टम रिसर्चर जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं हमारे मुल्क में। तो इसका जवाब मिलता है कि नहीं। तो इसलिए हेल्थ सिस्टम रिसर्च प्रोड्यूस वो करेंगे, हेल्थ सिस्टम रिसर्च जिनकी कैपेसिटी होगी, जिनकी ट्रेनिंग होगी, जिनके पास स्किल्स और कॉम्पिटेंस होंगी हेल्थ सिस्टम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। सो ये भी एक इसका बड़ा फोरमोस्ट और प्री रेक्विजिट है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ में रिसर्चर्स को ट्रेन करें ताकि वो हेल्थ सिस्टम्स रिसर्चर बन सकें। एक और इसका जो प्री रेक्विजिट है इस कॉम्प्लेक्स मेज में वो है, और जो सोचते हैं और आप भी शायद सोचते होंगे कि पीएचडी लेवल की रिसर्च करनी है तो इसके लिए पैसे भी दरकार होंगे, फंडिंग भी दरकार होगी। तो यस, एक हेल्थ सिस्टम रिसर्च के लिए भी ये एक पजल होता है और एक एनिग्मा होता है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ताकि वो उसके लिए एक सहूलत हो सके, एक क्वालिटी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए और एक क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस करने के लिए। तो हेल्थ इश्यूज का जानना, प्रायोरिटाइज करना हेल्थ इश्यूज को, उन जिस इशू के ऊपर आपने रिसर्च करनी है उसके ऊपर एग्जिस्टिंग नॉलेज को स्कैन करना, अपनी और अपनी टीम की कैपेसिटी को चेक करना और डबल चेक करना, और फिर अपनी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को देखना कि हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल, व्हाट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल जिनको टैप किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है और अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स हैविंग fulfilled all these prerequisites, then only we can ensure that you will come up with quality research. Now, once we have the quality research and once we are of the belief that we have produced quality research, only then we can be sure that this knowledge, that new knowledge that has been produced by virtue of health system research, can be now presented to the policy level, policy makers एंड डिसीजन मेकर्स जो कि बैठ के हेल्थ पॉलिसी बना रहे हैं इस मुल्क की। और वो फिर अगर क्रेडिबल एविडेंस होगा, रेलिवेंट एविडेंस होगा, टाइमली एविडेंस होगा और जेन्युइन एविडेंस होगा तो वो उसके ज़्यादा पोटेंशियल चांसेस होते हैं कि वो ट्रांसलेट होगा इनटू पॉलिसी एंड फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा। और इवेंचुअली एंड ऑफ द डे हेल्थ सर्विस डिलीवरी जो है उसकी इंप्रूव होगी। जब हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी, हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वी एक्सपेक्ट the first and the foremost goal, that is improved health outcomes of the people. So this is a synopsis of what we are going to talk today, how to translate health system research and quality evidence into policy. अच्छा, इसमें दो इसमें इसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर एक तो रिसर्चर है जो हेल्थ सिस्टम रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा है, एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। जरूरी नहीं है कि उस हेल्थ सिस्टम रिसर्चर के पास उतनी ही अच्छी एडवोकेसी स्किल्स भी हो। एडवोकेसी का मतलब होता है कि एविडेंस को ले जाके पॉलिसी मेकर से बात करना। एडवोकेट जैसे होते हैं ना, वकील जिसको कहते हैं, वकालत करने वाले, ये लफ्ज वहां से निकला एडवोकेसी। तो जरूरी नहीं है हेल्थ सिस्टम रिसर्चर एक अच्छा साइंटिस्ट तो हो सकता है कि वो अच्छा बोलने वाला भी हो, अच्छा वकील भी हो, वकालत भी कर सके। तो समटाइम्स यू नीड टू एंगेज very vocal and very active advocates who need to who know how to talk to policymakers and how to talk to the senior leadership in the health department. फिर इसमें ये है कि वो एडवोकेट्स जो है वो हेल्थ सिस्टम जो आपने एविडेंस जनरेट किया है वो लेके वो पॉलिसी मेकर से बात करते हैं, और पॉलिसी मेकर जो है वो उस एविडेंस को अगर एक्सेप्ट करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, वो उसको फिर इम्प्लीमेंटर्स के हवाले करेंगे। और इम्प्लीमेंटर्स जो है वो आपके सूबाई लेवल पे भी हो सकते हैं, रीजनल लेवल पे भी हो सकते हैं, फेडरल लेवल पे भी हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक कोलेब्रेशन चाहिए, एक कोलेबरेटिव एफर्ट है हेल्थ सिस्टम रिसर्चर की, एडवोकेट्स की, पॉलिसी मेकर्स की, और फिर पॉलिसी को ट्रांसलेट करने वाले या इम्प्लीमेंट करने वालों के दरमियान। ये एक पार्टनरशिप है जो कि एविडेंस जनरेशन से लेके उसकी डिसेमिनेशन, उसकी अपटेक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक ये एक क्लोज कोलेब्रेशन चाहिए। इन सब का मिल के काम करना जरूरी है, फिर जाके वो हेल्थ सिस्टम रिसर्च एक्चुअली हमें ट्रांसलेट होती हुई नजर आएगी पॉलिसी में, प्रैक्टिस में और सर्विस डिलीवरी में। इस कोलेब्रेशन के अंदर जो जरूरी बात है समझने की वो ये है
कि अगर एक साइड पे आपके पास रिसर्चर्स हैं, हेल्थ सिस्टम रिसर्चर हैं, और एक साइड पे आपके पास पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर को ये समझना जरूरी है कि पॉलिसी मेकिंग के रिक्विजिट्स क्या हैं, पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व है, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, पिछली टॉक में बात की थी हमने। पॉलिसी स्टार्ट कब होती है पॉलिसी बननी, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है पॉलिसी, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, कैसे एंगेज होना है हमने पॉलिसी मेकर्स के साथ। और दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर्स को ये समझना जरूरी है कि जो हेल्थ सिस्टम रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है, जो एविडेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी पॉलिसी मेकिंग में क्या अहमियत है। इसमें अगर इस एविडेंस को यूज किया जाएगा तो आपकी पॉलिसी जो है वो एक रियलिस्टिक पॉलिसी बनेगी, एक जेन्युइन पॉलिसी बनेगी, एक ग्राउंड रियलिटीज को कंसिडर करते हुए वो पॉलिसी बनेगी। तो दोनों साइडों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। रिसर्चर्स को ये डेवलप करना जरूरी है कि पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस क्या है, टाइमिंग क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। और पॉलिसी मेकर्स को ये समझना जरूरी है कि हेल्थ सिस्टम रिसर्च की अहमियत क्या है और इसको यूज करने की अहमियत क्या है इन द पॉलिसी प्रोसेस। कुछ रिसर्च गैप्स हैं जो कि सामने आते हैं, और वो रिसर्च गैप्स समझने जरूरी हैं हेल्थ सिस्टम रिसर्चर को। मुझे प्लीज बताते जाइएगा अगर देर आर पीपल, सॉरी मैं इनको जरा एडमिट करवा लूँ, वेटिंग रूम में 4 लोग हैं। एक तो गैप इसमें ये है कि देर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ साइंटिफिकली साउंड, वैलिड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ये एक रिसर्च गैप है और पॉलिसी मेकर्स इसकी शिकायत भी करते हैं। फिर ये कि लोकल एविडेंस इज नॉट यूज्ड टू जनरेट रिसर्च और टू प्रायोरिटाइज रिसर्च एरियाज। जो रिसर्चर्स हैं वो ये शिकायत करते हैं कि देर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर फंडिंग सच रिसर्च, सच होलिस्टिक रिसर्च, सच कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, जिसको हम हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च कह रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, डोनर्स की तरफ देखना पड़ता है, पब्लिक सेक्टर में फंड्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के अपने को फंड्स एलोकेटेड नहीं है रिसर्च कैरी आउट करने के लिए, सो डोनर्स की तरफ देखना पड़ता है। और फिर एक ये भी इसमें रिसर्च गैप में ये भी आता है कि देर इज लैक ऑफ डिमांड फॉर रिसर्च। और वो लैक ऑफ डिमांड क्यों है, बिकॉज हिस्टोरिकली एक तो रिसर्च, नॉट नॉट इनफ रिसर्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड, नॉट इनफ क्रेडिबल रिसर्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड। और जो रिसर्च प्रोड्यूस हुई भी है, it has not been properly advocated to policymakers, it has not been appropriately presented to policymakers, it has not been properly इंटरप्रेटेड फॉर पॉलिसी मेकर्स। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो है, जैसे मैंने कल आपसे बात की थी, इसमें पॉलिटिशियंस भी है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, और उनकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती है जितनी हेल्थ सिस्टम रिसर्चर की होती है। इसलिए हेल्थ सिस्टम रिसर्चर की स्किल्स और कॉम्पिटेंस में एक चीज़ ये भी शामिल है कि वो उस रिसर्च को इंटरप्रेट करके उनको बताए और उसको आसान अल्फाज में उनको उस एविडेंस को समझाए और उसकी अहमियत को समझाए। और इसीलिए मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है हेल्थ सिस्टम रिसर्चर एक अच्छा एडवोकेट भी हो। समटाइम्स यू नीड टू एंगेज एक्टिव एंड वोकल एडवोकेट्स जो कि उस रिसर्च को आसान जुबान में पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएं और उनको समझाएं और उनको प्रेजेंट करें। और ये हमें बहुत सारे सेमिनार्स में और बहुत सारे सिंपोजियम्स में और कॉन्फ्रेंसेस में नजर आता है कि रिसर्चर्स आके अपनी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, तो मैं पहली कतार में बैठे हुए लोगों को देख रहा होता हूँ, जिसमें मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, जिनके ऊपर से वो स्लाइड्स गुजर रही होती हैं, जो स्लाइड्स जीशान जैसे लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उनको मुश्किल मुश्किल ग्राफ दिखा रहे होते हैं और लाइन चार्ट्स और बार चार्ट्स दिखा रहे होते हैं। हमारा ये फर्ज है कि उनको आसान जबान में, इंतहाई सादा जुबान में, लेमैन लैंग्वेज में, सॉरी जिशान टू कोट योर एग्जांपल बट दिस इज द फैक्ट, और मैं भी उसी में शामिल हूँ, रहा हूँ काफी अरसे तक, कि हम अपनी रिसर्च को उस आसान जुबान में ट्रांसलेट करके पॉलिसी मेकर्स तक नहीं पहुंचा पाते समटाइम्स। सो दीज आर सम ऑफ द गैप। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक तो जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटीज है रिसर्च की बनी हुई, या जो ग्रुप्स बने हुए हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, या इवन जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी इनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, इनको एनकरेज किया जाए सो दैट दे कैन कंडक्ट
research. If there are funding constraints, if there are limitations of resources, तो एक आसान हल जो है, और दुनिया बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती है, वो है कि फील्ड में जाकर रिसर्च करने की बजाय आप सिस्टमेटिक रिसर्च करें, आप सिस्टमेटिक रिव्यूज़ करें। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ ओरिजिनल रिसर्च के बाद सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च समझी जाती है साइंटिफिक वर्ल्ड में और मेडिकल फील्ड के अंदर भी। और उसके साथ ये है कि अगर आपने इन एनी केस ओरिजिनल फील्ड रिसर्च ही करनी है, तो देन यू हैव टू लुक एट व्हाट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर फंडिंग अवेलेबल, जो आपकी रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे डोनर्स हैं जो कि जिनको आप कन्विंस कर सकते हैं फॉर सपोर्टिंग योर रिसर्च, और कौन सी ऐसी कन्विंसिंग रैशनल हैं जिसके ऊपर आप उनको ये आमादा कर सकते हैं कि वो आपकी रिसर्च को सपोर्ट करें। और ना सिर्फ वो आपके एविडेंस को यूज़ करें अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपने कंट्री स्ट्रेटजीज के लिए, और अपनी जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे ऊपर ला के वो ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें कि चूंकि ये दुनिया में कामयाब हुई हैं इसलिए ये पाकिस्तान में भी कामयाब होंगी। नॉर्मली यही देखा गया है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ला के यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए कि लोकल एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होता, लोकल कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, क्रेडिबल रिसर्च और क्रेडिबल एविडेंस मौजूद नहीं होता। इसी तरह हमने बात की इसका एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरा ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। रिसर्चर्स की कैपेसिटी जो है, दे लैक कैपेसिटी फॉर कंडक्टिंग हेल्थ सिस्टम रिसर्च, दे लैक कैपेसिटी टू कंडक्ट रिसर्च ऑन ऑल दोज होस्ट ऑफ फैक्टर्स विच गोज बियॉन्ड हेल्थ सिस्टम, ताकि वो उनकी उस बेहतर कैपेसिटी के साथ, बेहतर ट्रेनिंग के साथ, बेहतर स्किल सेट के साथ और बेहतर कॉम्पिटेंस लेवल के साथ वो क्रेडिबल, रेलेवेंट और टाइमली रिसर्च जो है वो फर्निश कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें। फिर ये भी है कि आपकी जो रिसर्च एरियाज हैं, एक बड़ा अहम नुक्ता है, और वो पिछली टॉक में भी मैंने कहा था, समटाइम्स हम रिसर्च कर तो लेते हैं बट क्या वो रिसर्च अलाइंड है नेशनल प्रायोरिटीज के साथ, गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ प्लान्स के साथ, गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज के साथ, गवर्नमेंट के प्रायोरिटी एरियाज के साथ। और ख़ास तौर पे हेल्थ जब हमारा सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, तो क्या वो प्रोविंशियल हेल्थ स्ट्रेटजीज और प्रोविंशियल हेल्थ प्लान्स के साथ अलाइंड है, प्रोविंशियल हेल्थ प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड है, तो वो आपका बाइन जल्दी मिलेगा आपको गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में से, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स में से आपको जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, जल्दी उसकी अपटेक होगी अगर आपने अलाइंड करके उसको रखा है विद नेशनल एज वेल एज रीजनल और प्रोविंशियल प्रायोरिटीज। अच्छा, इस रिसर्च को, जिस हम हेल्थ सिस्टम रिसर्च कह रहे हैं, इसको हमने प्रोड्यूस किया, व्हाट इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग दिस रिसर्च? आर्ट ये है कि इट इज नॉट सिंपली एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, it is it has to be something which is relevant to the policy makers, जो उनके कानों को अच्छा लगे, जो वो सुनना चाहते हैं, और जो उनके प्रोसेस के साथ, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में अच्छी तरह से इंटेग्रेट हो जाए। तो वो ऐसी रिसर्च हम प्रोड्यूस करें, ऐसी रिसर्च उनके सामने प्रेजेंट करें, ऐसी रिसर्च को कम्युनिकेट करें। और अगर आपकी ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच है, इफ यू नो हु आर यू टॉकिंग टू, what level you should be talking to, and what language you should be using while talking to the policy makers, so वो effective communication होगी। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या हम राइट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, क्या हमने उनको किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी सिंपोजियम में बुला के बताना है, या हमने किसी और तरीके से उसको डिसेमिनेट करना है। और जिस टाइम पर हम उनको ये अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये रिसेप्टिव टाइम है उनका, क्या इस वक्त वो तैयार है ये सुनने के लिए, इज इट द राइट टाइम टू कम्युनिकेट अबाउट योर रिसर्च, अबाउट योर फाइंडिंग्स, अबाउट योर एविडेंस? सो यू हैव टू लुक फॉर the best opportunities, where to talk to the policymakers, where to convey and communicate about your research. There could be informal opportunities also. People have been using informal opportunities. People have been using certain events where they know कि वहाँ पर कुछ की ऑफिशियल्स आ रहे होंगे मिनिस्ट्री से, NIH से, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से, तो उनके कान में मैं डाल दूंगा और बाद में वो मुझे फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए बुला लेंगे। देयर इज नो हार्म कि आप उनके कान में थोड़ा सा डाल दें ब्रीफ,
उस इनफॉर्मली, ताकि वो आपको बाद में इनवाइट करें और आपसे फॉर्मल एक प्रेजेंटेशन लें, दिखाएं जी आपने क्या रिसर्च किया है. There is no harm in doing networking between different जो with different officials of the ministry, with different officials of the health department, और हेल्थ सेक्टर के अंदर जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च को लेके, उनके साथ नेटवर्किंग करें. देखें वो कहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो सकती है, कहाँ पे हम एक दूसरे की रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम डुप्लीकेशन ना करें और डबल डिपिंग ना करें, और एफर्ट्स जो हैं वो हमारी ज़ाया ना हो, और इंक्रीज जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करें. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी टैप करना जरूरी है. We really don't know, we really don't have this training कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, हमने अपनी रिसर्च को कैसे बताना है पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकर्स को. वेरी फ्यू ऑफ अस एज मेडिकल डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हम ट्रेन नहीं होते हेल्थ कम्युनिकेशन में या हेल्थ रिसर्च कम्युनिकेशन में. तो ये एक लैकिंग है जो कि हमें हमें प्रेजेंट नहीं करना आता. वी डोंट नो द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें बुलेट पॉइंट्स कितने होने चाहिए, उसमें मैसेजेस कैसे होने चाहिए, उसमें डेटा कैसे दिखाना चाहिए, उसमें अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी कैसे दिखानी है. हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो टर्म्स हैं और मेडिकल नॉमेनक्लेचर है और जार्गन्स हैं वो नहीं यूज करने. हमने पॉलिसी मेकर को ये भी बताना है कि ये रिसर्च कैसे ट्रांसलेट होगी इनटू एक्शंस एंड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स. Because remember, if it is a minister or if it is a secretary sitting in front of you, they are non-technical people. They may not be having a very sound health background. So you have to tell them how it is going to be translated and how it is going to be actually used into programming and planning and actually formulating activities. मैं ये नहीं कहूंगा कि योर अपीयरेंस ऑल्सो काउंट्स, बट दैट ऑल्सो मैटर्स. योर क्लैरिटी, योर स्पीच, योर लैंग्वेज, that also matters wherever you are making presentation and wherever you are disseminating your research results. People use policy briefs, people use summary of their research, people communicate in media, people write strategic papers, people write position papers, monographs, and many of us write scientific manuscripts. And many of us are very fond of writing scientific manuscripts and publishing this evidence in the peer-reviewed journals, national or international. But remember, national or international journals are seldom read by these policy level people, and therefore you have to find other opportunities and other channels of communication and passing on your information. तो इसको सारी टॉक को अगर हम समराइज करें तो इसमें जो अहम नुकात हैं मैं उनको रीइंफोर्स करना चाहूँगा. और मैं रीइंफोर्स इसीलिए करता हूँ कि चूंकि हमारी फिजिकल क्लास नहीं हो रही है और ऑनलाइन क्लास हो रही है, कुछ लोग देर से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं. मैं इसलिए भी चीज़ें रिपीट करता हूँ अपनी टॉक में, और इसलिए भी रीइंफोर्स करता हूँ कि जो देर से आने वाले हैं वो भी सुन लें. सो व्हाट इज द विन विन सिचुएशन? विन विन सिचुएशन ये होगी कि एक हेल्थ सिस्टम रिसर्चर हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और उस लिस्ट में से उसको प्रायोरिटी हेल्थ इश्यूज को पिक करे और उसके ऊपर रिसर्च करे. लेकिन रिसर्च करने के लिए चूंकि सरमाया चाहिए, पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए, इसलिए डोनर्स आइडेंटिफाई करे, पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ फंडिंग आइडेंटिफाई करे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कभी भी आपको आपकी रिसर्च को फंड नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज के केस में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान अलोन, यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज के केस में it is very hard to find funding in the public sector. मिल जाती है, competitive होती है, थोड़ी होती है, but इसलिए आपको दूसरे sources भी देखना जरूरी है. So you have to keep an eye on the donors and development partners
who have the potential to support your research. Before embarking upon actual research, actual fieldwork, you have to check your own capacity and the capacity of your team जिसको आप engage करने जा रहे हैं research में. And if there is a need for building capacity of your research team, do build that capacity or engage somebody so that their capacity should be built, because it is very sensitive matter. You are going to research into a sensitive health issue, priority health issue, and your endeavor is to produce a credible evidence, a quality evidence, which is acceptable for the policymakers. Therefore, it is important to keep an eye on the capacity of your research team. Then, coming to the research findings, make sure that the evidence that we are producing, it is contextual, it is timely, it is feasible. This set of recommendations that we are proposing as a result of our health system research are feasible recommendations, are doable, are practical recommendations. और जो रिसर्च आपने की है उसमें ये भी ज़रूर एक फैक्टर का ख्याल रखें. और मैं अपने तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि व्हेन यू कम अप विद योर ओन पीएचडी रिसर्च प्रपोजल्स, तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने मुझे उसमें ना सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन पे कन्विंस करना है कि दिस इज अ प्रायोरिटी इशू, बट आपने उसकी फिजिबिलिटी और आपने स्केलेबिलिटी के ऊपर भी हमें कन्विंस करना है. ओनली देन you will be allowed to carry on with your research work. And then going to the dissemination, again, as I said, you have to look at who could be your knowledge broker, who could be your advocate, who could be your spokesperson, who can go and talk to. आप खुद भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं. if you feel that you have the capacity, you have the art of presentation, please do it yourself. But health system researchers or scientists लोग sometimes they lack presentation skills. Therefore, they need multiple channels and somebody who can actually take up the knowledge which has been produced and convey it to the policymakers. Then you identify the right people, the right time in the policy echelons, in the policy arena, and you look for the opportunities, formal opportunities, informal opportunities, both, wherever you find people to tell what you have done, and then present also that how this evidence can be translated into policy and how it can be translated into programming, planning, actions and activities which will be useful for the health system's performance to improve and for the health service delivery level to improve. Looking at the political context, looking at the constraints that the policymakers are facing. You must understand the constraints and limitations also of the policymakers. ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिसर्च आपने प्रोड्यूस की है उसकी राइट अवे अपटेक हो जाए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द ओवरऑल country and what share of the total budget is going to be allocated to the health sector. और उसमें ये है कि आपको वो सारे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए you have to make your case which is translating health system research into policy. Now the advocacy points for health system research to be taken up for policy making would be again in a summary that documenting and communicating outcomes of health system research to stakeholders is important. So whenever you plan a health system research, you must take into account, you must consider कि जब आप रिसर्च कर लेंगे खत्म, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे और आप इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे. एक साइंटिफिक जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश कर देना is not the end of the health system research, is not the end of the task of the health system researcher. दूसरी अहम बात, building capacity of researchers to communicate their findings and also building capacity of the policy makers by the way, ताकि वो उस रिसर्च को समझ सके और उस रिसर्च एविडेंस को यूज कर सके. इस मुल्क में जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक, उसका सबसे बड़ा डायलेमा जो है वो ये नहीं रहा कि उस रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं थी या उस रिसर्च की
अपटेक नहीं हो सकी वो या यूज नहीं हो सकी, उस रिसर्च का सबसे बड़ा डिलेमा ये रहा है कि वो पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आती। सो पॉलिसी मेकर्स की भी कैपेसिटी बिल्ड करना ताकि वो उस रिसर्च को समझ भी सके जो हेल्थ सिस्टम रिसर्च के नाम पे प्रोड्यूस हुई है। Another thing to reinforce is, another message to reinforce would be ensure that policy relevance is there. It is aligned with the national priorities. It is aligned with the regional health priorities or provincial health priorities. तो उसकी जल्दी सुनवाई होगी, उसकी जल्दी अपटेक होगी, उसकी जल्दी बाइन मिलेगा उसका, और उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो रिसर्च आपने जो की है वो यूज़ होगी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग में, प्लानिंग में। लिंकेजेस डेवलप करना, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन डेवलप करना रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के दरमियान एक इंतहाई अहम है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, पॉलिसी मेकर्स समझते हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो रेलिवेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, आप लोग सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं अपने पेपर्स पब्लिश करने के लिए। और रिसर्चर समझता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं पॉलिसी मेकर को तो ये समझ आनी नहीं है, उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे अपनी मर्जी से ही पॉलिसी बनानी है या कहीं आसमान से पॉलिसी उतर के आनी है। इसलिए दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो हमेशा रहता है। इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, ये दोनों को पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है, दोनों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने की ज़रूरत है, दोनों की लिमिटेशंस समझने की ज़रूरत है। इस तरह ये ब्रिज होगा। और इन द वेरी लोकल कॉन्टेक्स्ट, हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में, जबकि हेल्थ हब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, हेल्थ सिस्टम रिसर्चर्स और आप सब दोस्तों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हेल्थ हब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो जब भी अपनी रिसर्च को डिसेमिनेट करें, कम्युनिकेट करें, ज़रूर ध्यान में रखें कि आपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट और प्रोविंशियल कॉन्टेक्स्ट और प्रोविंशियल ऑडियंस को फोकस करना है, क्योंकि हेल्थ हब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। कुछ हद तक हेल्थ के जो इश्यूज हैं, कुछ हेल्थ की जो बातें हैं, जो कुछ हमारी काम है हेल्थ से रिलेटेड, वो अभी नेशनल लेवल पे या फेडरल लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्थ अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एटलीस्ट प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना ना भूलें और उनकी रेलिवेंस को ना भूलें। So my today's talks summary would be, and to make you understand again कि एक गैप है हेल्थ सिस्टम रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के दरमियान, हमें उस गैप को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, समझना है और उसको ब्रिज करना है। वो कम्युनिकेशन गैप है, वो अंडरस्टैंडिंग का गैप है, वो रेलिवेंस का गैप है, वो कॉन्टेक्चुअल गैप है। अगर इस गैप को हम ब्रिज कर सके तो आपकी हेल्थ सिस्टम रिसर्च से जो एविडेंस प्रोड्यूस हुई है या जो होगी, उसकी पॉलिसी लेवल पर अपटेक का पोटेंशियल ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये कि ऑफ कोर्स हमारा एज अ रिसर्चर कंट्रोल नहीं है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं एक क्रेडिबल एविडेंस प्रोड्यूस करके। लेकिन वो एविडेंस पैलेटेबल हो फॉर पॉलिसी मेकर्स, वो एविडेंस अंडरस्टैंडेबल हो, वो इजी टू डाइजेस्ट हो फॉर पॉलिसी मेकर्स, वो सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया हो पॉलिसी मेकिंग जो लीडरशिप है उसके लिए, ताकि हम उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए, उनकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए हम अपनी एविडेंस को ट्रांसलेट करवा सके पॉलिसी के प्रोसेस के अंदर। और तीसरा कंक्लूजन जो है वो आज की टॉक का ये होगा कि इट इज बेस्ट that we make use of the available and any other new opportunities to grab, which can be used, any other platforms which can be used for advocating, for communicating, for informing the policymakers about your research that you have conducted, and the evidence that you have generated. और ये फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। सो वेर एवर यू गेट अ लिसनिंग ईयर, डू लेट देम नो व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ डू यू फील दैट दिस एविडेंस कैन हेल्प in the next health policy and can be translated into next health policy and policy actions and any programming and planning. Thank you very much. This was my today's talk, and I will stop here and invite any comments, any reactions,
and any questions? सर, हमें आपके ये जो लेक्चर्स अब तक आपने डिलीवर किए हैं, ये हमें मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम प्रेजेंटेशन या पीपीटी? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? आई एम सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था अपने आप को। सायरा, मेरे लेक्चर्स में नॉर्मली आई डोंट यूज पावर पॉइंट्स। मेरे कुछ नोट्स होते हैं, मेरे सामने कुछ पेपर्स होते हैं, मेरी डायरी होती है। बट आई हैव सीन एंड आई बिलीव दैट यू गाइस हैव बीन रिकॉर्डिंग माय टॉक्स, so listening back to these talks or audio files, I think that would suffice. ऑलराइट सर, थैंक यू सर, वी आर अटेम्प्टिंग टू राइट इट डाउन, लेकिन ये होता है कि जरा आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं तो वो सारा कुछ हम ग्रैब कर नहीं पाते। तो दैट्स व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आप जब कोई रिकॉर्डिंग्स रिटर्न। आप जब रिकॉर्डिंग सुने तो उसको स्लो पे लगा के सुन लें जी। ऑलराइट सर। हाँ, तो मैं, आपने मुझे ये फीडबैक पहले देना था ना। मैं हर दफा पूछता हूँ फीडबैक दो, फीडबैक दो। आइंदा से मैं और आहिस्ता बोला करूंगा, स्लो बोलूंगा आइंदा से। सर, ये जो पॉलिसी ऑनलाइन। ब्रीफ। जी सॉरी जी सर। बोले, अस्सलाम सर। जी बोले सर, बोले। पॉलिसी ब्रीफ जो है हमने अपने एमएसपीएच में, मतलब इट वाज एन एक्सरसाइज फॉर अस कि हमने पॉलिसी हम्म। ब्रीफ बनाई थी, और हमें इस पे काफी जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिवली बताया भी गया था कि किस तरह से आपने हम्म। इसकी एडवोकेसी करनी है, हम्म। और स्पेशली इन फ्रंट ऑफ दोज पॉलिसी मेकर्स। जब सो स्पेशली पटेल साहब थे हमारे मिनिस्टर ना, तो हमें बार हम्म। बार यही बताया जाता था कि कीपिंग इन माइंड के उनका क्या लेवल ऑफ लिटरेसी है, उनका क्या बैकग्राउंड है, आपने उसी हिसाब से बनानी है। सर, लेकिन ये है कि फिर भी अगर एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखें माशाल्लाह। कि जो साथ पॉलिसी। माशाल्लाह भी कहा। जी सर, जी सर, जो है ये पॉलिसी मेकिंग, ये सारा इज मोर लाइक ऑफ ए पॉलिटिकल इशू ना। तो अब ये है कि उनकी प्रायोरिटीज हमें पता हो, और उस चीज को, टॉपिक को हम पकड़ के अगर उसको उस पे बनाए पॉलिसी, तो सर वो मेरे ख्याल से दैट वुड बी नहीं, ट्रांसलेटेड ये इनटू एक थोड़ी सी, प्रैक्टिकल हाँ, टर्म्स। एक थोड़ी सी ये हमारी भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। देखा, मैंने फिर सही पॉइंट आउट किया था ना। अगर हम अपने आप को हेल्थ सिस्टम रिसर्चर्स की शूज में रखें, तो देखा ना, ये हमारी भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हमें लगता यही है बाहर से बैठ के कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता है और ये पॉलिटिकल इशू है और ये पॉलिटिकली हैंडल होती है हेल्थ पॉलिसी। आई टेंड टू डिसएग्री विद सायरा कि ऐसा जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ये 100% पॉलिटिकल होता है। ये पॉलिटिकली ड्रिवन जरूर होता है, कुछ इनिशिएटिव्स पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इनिशिएटिव्स का जो पास्ट में रहे हैं, जो कि पॉलिटिकली ड्रिवन थे और पॉलिटिकल माइलेज के लिए शुरू किए गए थे। लेकिन आप ये भी देखें कि क्या अकेला पॉलिटिशियन पॉलिसी बना सकता है? क्या अकेला सेक्रेटरी सिंगल हैंडेडली पॉलिसी बना सकता है? ऑफ कोर्स उनको नीचे जो टेक्निकल लेवल के लोग हैं, जिनको हम टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, या आउटसाइड द मिनिस्ट्री जो लोग हैं, जो 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 स्कॉलर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनको एंगेज करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है। अभी रिसेंट एग्जांपल ले लें, मैं कोई, आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पॉलिटिकल रिजीम, इस चीज को फ्लैग कर रहा हूं मैं। लेकिन पंजाब के अंदर मुझे आज व्हाट्सएप पे आया एक नोटिफिकेशन कि हेल्थ एडवाइजरी कमेटी नोटिफाई कर दी गई है। और उस हेल्थ एडवाइजरी कमेटी की मैं कंपोजिशन देख रहा था, उसमें बड़े नामी गिरामी नाम हैं, जो कि सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ पॉलिसी को शेप अप करने में बड़ी जेन्युइन इनपुट्स दे सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स भी रखे हैं, प्लानिंग के लोग भी रखे हैं, फाइनेंस के लोग भी रखे हैं, दूसरे और सेक्रेटरी जो हेल्थ के हैं वो भी हैं उसके अंदर पार्ट एंड पार्सल। लेकिन उन्होंने बाहर से लोगों को ऑप्ट किया है, उस एडवाइजरी कमेटी को बनाया। तो इसका मतलब है कि ये रियलाइजेशन है गवर्नमेंट के अंदर कि वो सिंगल हैंडली, वो खुद से ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप और ना ही ब्यूरोक्रेसी वो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं हेल्थ की, या इवन किसी भी शोबे की। तो ये रियलाइजेशन होना भी एक जो है, इट्स अ गुड ओमन।
वेरी जी राइट सर, सर, मेरे ख्याल से आई जी। होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। जी सर, यू मेड योर एनीथिंग? पॉइंट वेरी क्लियर। और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से मैं मेरा मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड जो यूज करना चाहिए था ना, दैट वाज एजेंडा ना। मतलब व्हाट इज देयर एजेंडा? हाँ, एजेंडा, देखिए, जब तक क्रेडिबल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फिर अपनी मर्जी का एजेंडा भी बनाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि वो एजेंडा फिर डोनर ड्रिवन भी हो जाता है। और तीसरी जो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं एजेंडा के ऊपर, वो आपकी इंटरनेशनल फोर्सेस होती हैं। एज आई सेड लास्ट टॉक के अंदर भी, कि आपने कुछ ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं जो फिर आपकी सारी हेल्थ पॉलिसी को वो ड्राइव कर लेते हैं। तो जब लोकल क्रेडिबल एविडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम रिसर्च एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं होगा, उन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, और आसान लफ्जों में, आसान जुबान में नहीं पहुंचाया जाएगा, देन दे विल बी ड्रिवन बाय द एजेंडाज फ्रॉम आउटसाइड। This is going to be a very unfortunate, and this has been an unfortunate aspect of health policy making in Pakistan. लेकिन आप लोगों ने हेल्थ पॉलिसीज देखी हैं पाकिस्तान की? मैं वैसे ही आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। हैज एनीबडी सीन हेल्थ पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान? जी सर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी तो नज़र से गुजरी है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी कोई नहीं आई भाई आज तक। हेल्थ पॉलिसी देखी है किसी ने? नेशनल हेल्थ पॉलिसी नो सर। नहीं देखी ना? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1990 में एक बनी थी, फिर 1997 में एक बनी थी, जो कि जीरो ड्राफ्ट रहा था उसका, लेकिन वो लेजिस्लेटिवली प्रॉपर पॉलिसी पास नहीं हो सकी थी कैबिनेट से। उसके बाद 2001 में एक पॉलिसी बनी थी, और फिर उसके बाद बहुत बड़ा गैप रहा, क्योंकि एक एक रजीम ऐसी रही इस मुल्क में जिसमें समझ नहीं आ रही थी कि हेल्थ ने जो है वो फेडरल सब्जेक्ट रहना है, सूबाई सब्जेक्ट रहना है, या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाना है। उसके बाद 2016 में जब ये आपकी डेवोल्यूशन हो गई थी, फिर इसलिए भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। 2016 में एक नेशनल हेल्थ वीएन भी बना है, वो भी आप गूगल कर लेंगे आपको मिल जाएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पाकिस्तान, ये गूगल करें, और नेशनल हेल्थ वीएन पाकिस्तान, ये गूगल करें। ये आपको दो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और इनको पढ़ें और इनको देखें, ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर क्या है, कौन से कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को मद्देनजर रखा गया है, कितना इसमें क्रेडिबल एविडेंस रिफ्लेक्ट होता है। और फिर मुझे अपने इंप्रेशंस बताइएगा नेक्स्ट टाइम, व्हेन वी, मे बी टुमारो और समटाइम लेटर इन द नेक्स्ट वीक, कि हाउ डू यू फील अबाउट। नहीं, और अगर ना मिले तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई आई विल फाइंड आउट फॉर यू। लेकिन मुझे पता है मेरे से ज्यादा बेहतर गूगलिंग आप लोग करते हैं। सर, नेशनल हेल्थ विजन कोट किया गया जगह जगह जो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट, हाँ, तो ये लेकिन ये अवेलेबल है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और गूगल पे भी मिल जाता है, नेशनल हेल्थ विजन 2016-2025। और इससे पहले जो थी वो पॉलिसी जो कैबिनेट से पास हुई थी, वो पॉलिसी 2001 की है। उससे पहले एक जीरो ड्राफ्ट 97 का मिल जाता है गूगल पे। उससे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1990 की मिल जाती है। तो इतने पीछे तक तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। सो यू मस्ट लुक एट सम ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो देर इज नो हार्म, थोड़ा गूगल किया करें, वो काम की चीजें भी गूगल पे देखा करें, और पढ़ा करें थोड़ा सा जो है। ये मेरे 40 मिनट और 1 घंटा इंटरेक्शन जो है, ये आपको स्कॉलर नहीं बना देंगे, को अफलातून नहीं बन जाएंगे आप। सर्च करें, लिटरेचर सर्च करें, अपनी एक रिपॉजिटरी बनाएं, और उसको पढ़ा करें। पीएचडी कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है को पता नहीं बैचलर्स कर रहे हैं आप लोग। शाबाश, मुस्तहसन ने ढूंढ लिया है, और आप सबको फॉरवर्ड भी किया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001। अगर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एक आपको मिलेगा पाकिस्तान हेल्थ, पाकिस्तान हेल्थ नॉलेज हब, PHKH। ये गूगल करें जरा, PHKH। PHKH को गूगल करेंगे तो इसमें बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं,
जो आप जैसे PhD स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। आई होप दिस लिंक इज नॉट डाउन, क्योंकि समटाइम्स वो डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड कर रहे होते हैं मजीद तो वो लिंक को डाउन कर देते हैं। लेकिन ये नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन .pk NHSRC.pk पे PHKH के नाम से जो है ये पूरी रिपॉजिटरी मौजूद है जी सर, ओपन हो गया डॉक्यूमेंट्स है। की। हाँ, अगर आपका नेट का कनेक्शन अच्छा है तो ये ओपन होना चाहिए। तो इसमें आपको नेशनल हेल्थ विजन भी मिलेगा, इसमें आपको और बहुत काम कारामद चीज़ें मिलेंगी जो आपकी लिए फ़ायदेमंद होंगी। फाइनेंसिंग से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हेल्थ सिस्टम के उन सब के इसमें टैब्स बने हुए हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपॉजिटरी टू ब्राउज एंड सर्च, एंड इवन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट। ठीक है जी, एनी अदर कमेंट और एनी अदर फीडबैक? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी इमरान। सर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की वेबसाइट पे जो इनका हेल्थ का मैंडेट होता है, तो मतलब ये उसको मतलब एज ए पॉलिसी ड्राफ्ट यूज कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, या वो ये सिर्फ कर रहे होते हैं कि हम इस तरह से चलेंगे? नहीं, ये एक विजन होता है, ये पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी भी कह सकते हैं, ये एक विजन होता है कि अगर हम इलेक्शन जीत में आए तो के लिए क्या क्या सोच रखते हैं, या हम एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या सोच रखते हैं, हम कौन से रिफॉर्म करने जाएंगे। तो ये अपना एक विजन देते हैं, इसीलिए इसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसको पॉलिसी नहीं आप कह सकते। पॉलिसी तो वो जब आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को देख के और बहुत सारे और जो एलिमेंट्स हैं उनको कंसिडर करके, कुछ ग्राउंड रियलिटीज को भी अगर अकाउंट फॉर कर ले तो फिर उसको देख के जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है। इसलिए उसको आप सिर्फ एक विजन विजन कह सकते हो कि अगर हम अभी हमें आप मुंतखब करेंगे तो हम इस मुल्क में हेल्थ के लिए ये कर देंगे और एजुकेशन के लिए ये कर देंगे और इंसाफ की बोलबाला करने के लिए ये कर देंगे और औरतों के लिए ये कर देंगे और फलां के लिए ये। तो ये एक उनका मैनिफेस्टो होता है, इसको मशहूर कह सकते हैं आप। राइट। जी आप ठीक कह रहे हैं पाशा साहब। सर नेशनल हेल्थ विजन रिवाइज हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 2016 2025 का विजन जो है वो रिडंडेंट हो गया है। वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, उसको उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हम जब अस्सलाम रिसर्च कर लेंगे, वालेकुम। कोई एक एविडेंस जनरेट हो जाएगा, तो सर इन पॉलिसी मेकर्स तक हम कैसे रीच कैसे करेंगे, कैसे? ओ शाबाश, मेरी आज की टॉक क्या थी भाई? खिजर, तुमने तो वो बात की है कि हीर रांझा सुनते रहे सारी रात और सुबह उठ के पूछा हीर लड़की थी लड़का? सर मुझे पता नहीं था आज का लेक्चर का, मैं तकरीबन तो 15 मिनट लेट बेटा आया मैंने था। सारी जो आज मेरी सारी जो टॉक थी वो इसी के ऊपर थी, तो यू हैव टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिल सकती हैं? ये अब आपकी क्लास आपको बताएगी, मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग ओ- IT वालों के पास होती है या आपकी भी किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है, तो ये आपको ओके पूछना पड़ेगा। सर, थैंक यू सर। ये सायरा रिकॉर्डिंग कर रही है मेरा ख्याल है, उसके नाम के आगे नजर आ रहा है। तो सायरा से पूछिएगा कि ये रिकॉर्डेड फाइल आपको कैसे मिलेगी। सायरा मुफ्ती। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ जी। जी, एनी अदर impressions or any other comments, or can we close for today? Was it useful, the today's talk that I gave to you? Yes, sir, it was very useful. Right, Saira. So you have the recorded file, Saira? जी सर, तो ये खिजर साहब को दे दीजिएगा। श्योर सर। ये जरा देर से तशरीफ लाए तो इनके साथ शेयर कर, बल्कि सारे ग्रुप के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है जी, आई बेग लीव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।
I will try to search any relevant findings that I can share for supporting today's talk. अगर मुझे मिलती हैं कोई अच्छी चीज़ें तो मैं अभी email कर देता हूँ आपको. I hope to see you guys tomorrow same time. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz.